हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सेल और बैटरी का जो चैप्टर है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे 30, न्यूमेरिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, जिनको हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, वैकल्पिक। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं सेल और बैटरी पे, जिससे आपका ये भी हो जाएगा कि भैया आप लोगों की रिवीजन भी होगी। ठीक है, रिवीजन हो जाएगी एक तो आपकी, दूसरी आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए, अब इसी चीज़ पे हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और ये बार बार भाग जाता है भाई, ये गलत बात है इसकी। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखो, सेल और बैटरी का चैप्टर हम लोग पहले कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसमें अभी 30 क्वेश्चन है और टोटल मेरा प्लान है कि आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो सेल और बैटरी पे करवा दूँ, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार का डाउट आपके माइंड में ना रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर के हिसाब से चीज़ें अगर पूछी जाती है तो वो भी हम लोग लेके आने की कोशिश करेंगे। और अगर ये चीज़ है कि भैया ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पहले कभी ना भी देखे होंगे तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो 100 प्लस क्वेश्चन अगर हम करवा देते हैं तो 100 क्वेश्चंस में तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, पूरी की पूरी थ्योरी रिपीट हो गई मान के चलो। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है। देखो, ये क्या है, एक सेल है। सिंपल सी बात है कि ये मैंने क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है। मान के चलो कि ये एनोड का काम कर रही है और ये मेरी कैथोड का काम कर रही है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है। अब बीच में मैंने इसके क्या भर दिया, ये भरा हुआ है जी इलेक्ट्रोलाइट। अब ये प्लेट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई है। इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 का। अब इसने क्या किया है कि किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब जब मैं क्या कर देता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने के बाद इसमें से विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। अब ये क्या है, ये H2SO4 है, ये क्या करेगा, H2SO4 टूटना स्टार्ट करेगा। एक तो H2 प्लस SO4 माइनस माइनस, ये टूटेगा। ठीक है, ये टूटना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का विभवों में टूटना या अलग अलग पार्ट्स में टूटना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट का क्या बोल सकते हैं, इसको अपघटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। उष्मीय प्रभाव क्या होता है, उष्मीय प्रभाव में आपने एक चीज देखी होगी कि उष्मीय प्रभाव में क्या होगा, जैसे हीटर है, हीटर मेरा क्या करता है, उष्मा पैदा करता है, तो ये किस पे काम करता है, उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। जैसे मान लो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट जो है वो किस प्रभाव पे काम करती है, प्रकाशीय प्रभाव पे काम करती है। जैसे मोटर जनरेटर है, तो मोटर जनरेटर जो है वो किस पे काम करती है, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, रिले हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरा किस पे काम करती है, तो ये करती है चुंबकीय प्रभाव पे काम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जी ए। ठीक है, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है जब इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, अपने अवयवों में टूटता है। क्लियर, आगे बढ़े, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा में परिवर्तन करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, यानी उसकी संरचना परिवर्तित हो गई। जैसे हम लोग क्या करे थे, H2SO4 था। ठीक है, H2SO4 में विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या बना, H2 प्लस SO4 माइनस, ये चीज बनी ना। ठीक है, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, दोनों चीजें क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब ये क्या होगी, इसकी संरचना में परिवर्तन हो गई। और ये संरचना में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन।
ठीक है, ये क्या कहलाता है, विद्युत का अपघटन। इलेक्ट्रोलाइट तो ये चीज होगी, ये जो चीज है ये इलेक्ट्रोलाइट ही है। आसुत जल क्या हो गया, ये तो पानी हो गया जो हम उसके अंदर डालते हैं। आयनीकरण क्या हो गया, आयनों में टूटना की जो प्रक्रिया है वो, आयनीकरण क्या है, आयनों में टूटने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आयनीकरण कहलाती है। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बैटरी में कौन सा पानी भरा जाता है। तो बैटरी में जो भरा जाने वाला जल है, बाहरी जल नहीं भरते भैया, इसको वैसे तो D2O बोलते हैं। और D2O का यूज कहाँ पे किया जाता है, बाहरी जल का यूज कई बार पूछ लेते हैं। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है ना, नाभिकीय विखंडन जो होता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के अंदर ये जो क्रिया विधि होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। लेकिन बैटरी के अंदर इसका यूज नहीं करते। ठीक है, बैटरी के अंदर हम यूज करते हैं आसुत जल का। आसुत जल लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को बारिश का पानी लिखा मिल सकता है, बारिश का पानी। ठीक है, आसुत जल हो सकता है, बारिश का पानी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। बैटरी में कौन सा पानी भरा जाता है, तो आसुत जल भरा जाता है या बारिश का पानी भरा जाता है, यानी कि शुद्ध जल भरते हैं। ठीक है, शुद्ध जल, प्योर वाटर। डिस्टाइल्ड वाटर भी लिखा हुआ मिल जाता है कहीं कहीं पे आप लोगों को डिस्टाइल्ड वाटर भी मिल जाता है। ठीक है, शुद्ध जल भी मिल जाता है, आसुत जल भी मिल जाता है, बारिश का पानी भी मिल जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है। छड़ों नहीं, यहाँ पे क्षण ना पढ़े आप, यहाँ पर पढ़े आप लोग छड़। ठीक है, दो धात्विक छड़ों की भी आवश्यकता होती है। इन्हें क्या बोला जाता है। एक सेल था, सेल के अंदर दो धात्विक छड़ थी जो एक एनोड का काम कर रही थी, ठीक है, और एक छड़ थी जो कैथोड का काम कर रही थी। तो ये जो धात्विक छड़ है, ठीक है, ये पॉजिटिव का काम कर रही है, ये नेगेटिव का काम कर रही है। ये जो धात्विक छड़ है, इन धात्विक छड़ों को क्या बोला जाता है। ऑप्शन आपके विद्युत रंजन, विद्युत रंजन तो एक अलग ही चीज थी, ये तो विद्युत अपघटन में जिसका हम लोग यूज करते थे। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, जो इसके अंदर H2SO4 हम लोगों ने भरा था, या CuSO4 अगर हमने इसमें भर रखा था, तो ये दोनों चीज क्या है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। इन चीजों को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक। इलेक्ट्रोड किस चीज को बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में जो छड़ डूबी रहती है, ठीक है, जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युत को बाहर लेते हैं, या जिसके थ्रू विद्युत मेरी क्या करती है, अंदर जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये वाली चीज जो है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो धात्विक छड़ें होती है, कहीं कहीं पर तो ये धात्विक छड़ें होती है, जैसे कुछ सेल होते हैं जिसके अंदर ये जो पात्र होता है ये भी इलेक्ट्रोड का काम करता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि कौन सा सेल है जिसके अंदर जो बर्तन हम लोगों ने यूज किया है वही इलेक्ट्रोड का काम करता है। कौन सा सेल है जिसके अंदर जो बर्तन होता है मेरा, वही मेरा इलेक्ट्रोड का काम करता है। चलिए समझ आ गई कि इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है वो क्या कहलाता है। विलयन से जिसके माध्यम से बाहर निकलती है वो क्या कहलाता है। चलिए जल्दी कमेंट करके बताएं कि जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है वह क्या कहलाता है। तो धारा हमेशा कैसे चलती है, एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव टू
नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का फ्लो कैसे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और वहीं पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो देखें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब ये सेल हम लोगों ने बनाया था, दो छड़ें थी, जैसे ये कैथोड का काम कर रही थी और ये एनोड का काम कर रही थी, ठीक है। ये किसका काम कर रही थी? एनोड का। एनोड यानी पॉजिटिव, कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट का, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से करंट मेरा बाहर निकलेगा, ये मैंने सेल लगा दिया, और नेगेटिव में जाएगा, यानी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये बल्ब लगाया है भाई, ये डायरेक्शन होगी। तो जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है, विलयन से बाहर मतलब ऐसे चलेगी, ठीक है, और ऐसे करके विलयन के अंदर जा रही है। तो विलयन से बाहर निकलती है जिस छड़ के माध्यम से, तो उसे क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनोड। जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्लियर? एनोड समझ आया? एनोड किसको बोलते हैं? जिसके माध्यम से धारा मेरी बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है? एनोड कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन के अंदर प्रवेश करती है उसे कैथोड कहते हैं। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ये डायग्राम याद रख लेना, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इस साइड एनोड था, इस साइड कैथोड था, ठीक है। इस साइड एनोड था, इस साइड कैथोड था, यानी एनोड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव के अंदर जाती है, ठीक है। ये और ये बना दिया विलयन, ये विलयन भरा हुआ है इसमें, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ आ गया होगा कि एनोड से बाहर निकलती है, कैथोड के अंदर जाती है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक। और ऋणात्मक यहां पर क्या है? ऋणात्मक है कैथोड, और धनात्मक क्या है? धनात्मक है एनोड। एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव से कहां जा रही है? नेगेटिव जा रही है, अंदर जाएगी। ये एरो का निशान बनाया मैंने कि भैया ये अंदर जा रही है, ये बाहर निकल रही है, ठीक है। तो जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विलयन में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है क्या कहलाता है? जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो मिलता जुलता नाम दिख गया तुम्हें, वोल्टामीटर, ठीक है। ये जो पात्र होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया संपन्न होती है, ये जो पात्र होता है उस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया संपन्न होती है, इस पात्र को बोलते हैं वोल्टामीटर, ठीक है। इस पात्र को क्या बोला जाता है? वोल्टामीटर बोला जाता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि भैया इसको वोल्टामीटर बोलते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज को मापता है। ये क्या करता है? वोल्टेज को मापता है, ये धारा को मापता है। ठीक है, वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ये चीज भी लिख लेना, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको क्या किया जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी का मतलब क्या है? सीरीज में। इसको क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। क्लियर? ठीक है। पावर फैक्टर मीटर क्या मापता है? पावर फैक्टर मापता है। और पावर फैक्टर किस में होता है?
AC में होता है। पावर फैक्टर कैसे डिनोट करते हैं इसको? cos फाई से दर्शाया जाता है पावर फैक्टर को। ठीक है, एक चीज पढ़ी था ना कि P = VI cos फाई, ये चीज। ठीक है, तो ये cos फाई क्या है? पावर फैक्टर है। ये चीज क्या है? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर सिर्फ AC में होता है, DC में नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, DC में पावर फैक्टर का मान 1 होता है। ठीक है, यूनिटी रखा जाता है। 1 का मतलब क्या है? यूनिटी। चलो आगे बढ़े। वोल्टामीटर समझ आ गया कि जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है उसे वोल्टामीटर बोलते हैं। राइट आंसर ये वाला क्या है? राइट आंसर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसका नियम है? एक चीज पढ़ी, M = ZIT या M समानुपाती IT, ये चीज पढ़ी थी ना कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उसमें से बहने वाली धारा की मात्रा या समय के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो फैराडे नामक एक वैज्ञानिक आया जिसने ये नियम दिया था। नहीं 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 नहीं, दूसरा नियम नहीं था दोस्त, थोड़ा सा गलत चल रहे हैं आप, है ना। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक आया, उसने एक नियम दिया और उसका नाम था ये वाला, M = ZIT। पहला नियम था। दूसरा नियम तो ये था ना, M1/W1 M2/W2 M3/W3, ये वाला था दूसरा नियम तो। ठीक है, ये वाला दूसरा नियम था। और M = ZIT, ये क्या था? पहला नियम था। पहला नियम क्या था? M = ZIT। दूसरा नियम था M समानुपाती I/T। क्लियर? तो फैराडे का पहला नियम था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उसमें बहने वाली धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आया फैराडे जिसने ये ज्ञान दिया हमें, M समानुपाती IT। और Z यहाँ पर क्या था? विद्युत रासायनिक तुल्यांक था। और Z का मात्रक क्या है? Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक पूछा जाता है एग्जाम में, ग्राम प्रति कूलाम। याद रखें, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? ग्राम प्रति कूलाम। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि M = ZIT किस नियम से संबंधित है? अभी बताया कि फैराडे का पहला नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस का, अभी पढ़ाया हम लोगों ने। ठीक है, लेंज का नियम था कि भैया जिसके कारण पैदा हुई है उसी का विरोध करती है, ये लेंज का नियम था। दूसरा भी पढ़ दिया, फ्लेमिंग का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए। तो M = ZIT किस चीज का नियम है? फैराडे का पहला नियम, जो हम लोगों ने अभी परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि M = ZIT में Z किस चीज को दर्शाता है? तो Z किस चीज को दर्शाता है? तो Z दर्शाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को। ठीक है, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलाम। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक तो ग्राम प्रति कूलाम होता है, और रासायनिक तुल्यांक जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात क्या कहलाता है? रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। M = ZIT, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे नामक एक वैज्ञानिक आया जिसने इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 नियम दिए, जिसमें से पहला नियम है M = ZIT। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उसमें से बहने वाली धारा तथा समय के समानुपाती होती है, या समय की मात्रा के
समानुपाती होती है। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलाम, ये कूलाम प्रति ग्राम है, ये गलत है, ठीक है। एम्पियर घंटा गलत है, ग्राम प्रति कूलाम इज राइट आंसर, ठीक है। ग्राम इंटू कूलाम ये भी गलत है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन देगा, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे जी कूलाम प्रति ग्राम करें कि ग्राम प्रति कूलाम करें, है ना। तो बिल्कुल भी पजल नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ग्राम प्रति कूलाम इसका मात्रक है, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट दे रखा है कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस चीज को कैसे समझोगे, देखो ये परिभाषा समझा देता हूं एक बार। जैसे यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट रख दिए, इलेक्ट्रोड ये रख दिए, इसमें भी मैंने क्या रख दिए, इलेक्ट्रोड रख दिए, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैंने क्या करना है, सेम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा है और सेम ही इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा है, ठीक है। समान मान की धारा ही इसमें दी है और समान मान की धारा ही क्या दी है, इसमें दी है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा, उसके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और ये नियम था फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड नियम, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि M समानुपाती M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2, M3 समानुपाती W3। तो ये रूल जो था ये था मेरा तीसरा नियम, दूसरा नियम। दूसरे नियम की परिभाषा सीधी पूछ लेते हैं। जैसे ये पूछ रखी है, चार ऑप्शन आप लोगों को ऐसे दे देंगे, बस आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ परिभाषा दिमाग में याद रखो। ऐसे भी दे देते हैं, ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, मैंने खुद देखा है, मैंने अपने पेपर में देखा है, ठीक है। दूसरों के पेपर की नहीं बताता, मैंने खुद एग्जाम दिया था तो उसमें देखा है मैंने ये क्वेश्चन। शायद ALM की वैकेंसी थी और यही थी 2020 के लगभग हुई है, शायद तक 2020 के लगभग ALM की पेपर हुआ था 183 पोस्टों के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने पेपर दिया था जिसकी कट ऑफ 92 गई थी जनरल की, ठीक है, 92 कट ऑफ गई थी जनरल की। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था, क्लियर। तो ये क्या है, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड रूल, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो एक हाइड्रोजन के साथ क्या है, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान से मुक्त होता है क्या कहलाता है। ये परिभाषा है और ये परिभाषा किस चीज की है, तो ये परिभाषा है मेरी रासायनिक तुल्यांक की। कौन से रासायनिक तुल्यांक की, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की, ठीक है। ये परिभाषा किस चीज की है, तो ये परिभाषा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की। किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान से मुक्त होता है या संयुक्त भी लिखा जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और मात्रक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, अभी बहुत बार मैंने बता दिया है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है, तो रासायनिक तुल्यांक इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट बटे संयोजकता, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात क्या कहलाता है, रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश द्वारा विलयन से मुक्त होता है क्या कहलाता है? किसी तत्व का द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश के द्वारा विलयन से मुक्त होता है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन था ना इससे पहले वाला देखो एक बार। ये वाला कूलाम आवेश के साथ मुक्त होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ये बोला जाएगा मेरा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। ये वाला क्या बोला जाएगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा रासायनिक तुल्यांक। हाइड्रोजन का जहां पे नाम आ गया वहां पर तो रासायनिक तुल्यांक होगा, और जहां पर आवेश का नाम आ गया वहां पर क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक तुल्यांक आएगा। ये एक बार सही कर लो आप लोग, जो हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। किसी तत्व के द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश के द्वारा विलयन से मुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अब सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? निर्माण पूछ ले। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने करा, ठीक है। निर्माण किसने किया? वोल्टा नामक ने। इलेक्ट्रोलाइट पूछ ले, इस सेल का इलेक्ट्रोलाइट तो H2SO4 वोल्टेइक सेल का, ठीक है। इलेक्ट्रोड पूछ ले, अगर इलेक्ट्रोड में दो चीज आती है, एक तो आता है एनोड और एक आता है कैथोड, ठीक है। अब तुम लोगों से एनोड पूछ ले तो एनोड बना होता है कॉपर का, कैथोड बना होता है जस्ते का या जिंक बोल सकते हैं, ठीक है, जिंक का बना होता है। अब ईएमएफ पूछ ले, 1 2 3 ईएमएफ पूछ ले कि भैया ईएमएफ कितना होगा, तो 1.08 वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ कितना होगा? 1.08 वोल्ट। अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा वोल्टेइक सेल से, ठीक है। निर्माण किसने किया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है H2SO4 का। इलेक्ट्रोड में दो चीज होती है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड कॉपर का बना होता है, कैथोड जिंक का बना होता है। कैथोड किसका काम करता है? नेगेटिव का। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव का काम करता है, एनोड जो होता है वो किसका काम करता है? पॉजिटिव का, ठीक है। ये किसका काम करता है? पॉजिटिव का काम करता है। क्लियर? समझ आई? चलिए, तो यहां पर 1.08 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नोट कर लो इसको, कुछ भी लिखना हो तो। क्या दे रखा है और भाई? वोल्टा सेल आ गया, हमने वोल्टेइक सेल पढ़ लिया, ठीक है। एक चीज और रह गई ना वोल्टेइक सेल में। वोल्टेइक सेल में रह गया एक विध्रुवक का काम कौन करता है? इसमें दो प्रकार के दोष भी तो होते हैं ना। अब इसमें दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो स्थानीय क्रिया दोष और एक होता है ध्रुवाच्छादन। ठीक है,
तो इसमें दो दोष होते हैं, एक बार पढ़ लेना, अगर पूरा का पूरा अभी पढ़ा दूंगा तो फिर पुराने पढ़े हुए का क्या फायदा है। आप लोग खुद पढ़े एक बार। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज दे रखी है कि वोल्टेज सेल का एनोड किस धातु का बना होता है। तो एनोड बना होता है जी कॉपर का, ठीक है, जो पॉजिटिव का काम करती है, अभी लिखा है हम लोगों ने। और जिंक का बना होता है कैथोड, जो नेगेटिव का काम करता है, ठीक है। ये क्या किसका काम करती है, नेगेटिव का काम करती है, ठीक है। तो एनोड कॉपर का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है कि वोल्टेज सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है, जिंक का बना होता है, ठीक है। वोल्टेज सेल का कैथोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। आगे बात करते हैं कि वोल्टेज सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो H2SO4, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल। गंधक के अम्ल का यूज किया जाता है। गंधक के अम्ल का यूज किस में करते हैं हम लोग, वोल्टेज सेल में। किसके रूप में करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक सेल को पहचानिए। इनमें से प्राइमरी सेल कौन कौन सा होता है। देखो प्राइमरी सेल बताया था मैंने एक ट्रिक, वोल्टा तथा डैनियल ने लैक्लांची के साथ मिलकर सिल्वर ऑक्साइड तथा मरकरी को पहले ही शुष्क कर दिया। ये एक ट्रिक पढ़ी थी हम लोगों ने ना। वोल्टा तथा डैनियल ने लैक्लांची के साथ मिलकर सिल्वर ऑक्साइड तथा मरकरी को पहले ही शुष्क कर दिया। पहले ही का मतलब क्या है, प्राथमिक। पहले ही का मतलब है प्राथमिक या प्राइमरी सेल, ठीक है। वोल्टा मतलब वोल्टेज सेल, डैनियल मतलब डैनियल सेल, लैक्लांची मतलब लैक्लांची सेल, सिल्वर ऑक्साइड मतलब सिल्वर ऑक्साइड सेल, मरकरी मतलब मरकरी सेल, और शुष्क का मतलब शुष्क सेल। सारे के सारे सेलों के नाम आ गए अपने 6 के 6। पहले ही का मतलब क्या आ गया, प्राइमरी सेल। तो मरकरी सेल है, सिल्वर ऑक्साइड है, लैक्लांची है, शुष्क है, वोल्टेइक है, डैनियल है। तो 1 2 3 4 5 और 6 उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन है। तो ये क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या आ गया, वोल्टा तथा डैनियल ने लैक्लांची के साथ मिलकर सिल्वर ऑक्साइड तथा मरकरी को पहले ही शुष्क कर दिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। अब डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल हम लोगों को पढ़ना है कि डैनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है। सारे सेलों का याद कर लेना भाई, सारे सेलों का ईएमएफ याद कर लेना, कौन से सेल का कितना होता है। तो डैनियल सेल का होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। डैनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है, 1.1 वोल्ट। नेक्स्ट है कि डैनियल सेल में एनोड किस धातु का बना होता है। अब डैनियल सेल में एनोड किस धातु का बना होता है, ये चीज़ आप लोग मुझे बताओगे। एक डैनियल सेल की संरचना बताई थी जिसमें मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया था डैनियल सेल कि ये बना हुआ है और यहाँ पर कुछ क्रिस्टल भर दिए, ठीक है। इसमें कुछ क्या थे, क्रिस्टल भर दिए थे। इसमें भी यहाँ पर भी क्या हो गया था, कुछ क्रिस्टल भर दिए थे, ठीक है। बीच में हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कुछ जो है वो भरा था, ठीक है। तो ये क्या था, कॉपर था। कॉपर पॉजिटिव का काम कर रहा था। कॉपर क्या था, पॉजिटिव का काम कर रहा था। तो एनोड क्या है, कॉपर ही तो है। एनोड क्या है मेरा, कॉपर है। और कॉपर किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव का काम कर रहा है। क्लियर यहाँ तक आ गया समझ में। अब पॉजिटिव का काम कर रहा है एनोड का कॉपर और कैथोड का काम कर रहा है
कैथोड का काम कर रहा है जिंक यानी कि जस्ता। जस्ता किस चीज का काम कर रहा है? कैथोड का, जिसको हम लोग एक सैरेंद्र पात्र में, ये एक सैरेंद्र पात्र बनाया, ठीक है। अब इस सैरेंद्र पात्र में एक जिंक की रोड बढ़ दी, ये क्या है? Zn माइनस, माइनस का काम करेगी, ठीक है। इस हिसाब से हमने कुछ बनाया था। तो इसमें पूरा का पूरा ये क्रिस्टल, ये तो कॉपर क्रिस्टल है, Cu प्लस क्रिस्टल, और ये खोल है, ठीक है, ये खोल, ठीक है। मतलब ये बर्तन, बर्तन भी किस चीज का बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। क्लियर? तो वोल्टेइक सेल का डैनियल सेल का एनोड किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है मेरा कॉपर का। राइट आंसर क्या आ जाएगा? कॉपर, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि डैनियल सेल में कैथोड किस धातु का बना होता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया है, जिंक का बना होता है, जस्ते का बना होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। नेक्स्ट है कि डैनियल सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट डैनियल सेल के अंदर, उसमें हम H2SO4 का यूज कर रहे थे, तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दो चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी मुख्य इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। मुख्य जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। वैसे तो हम लोग इसके अंदर H2SO4 का भी यूज करते हैं, डाइल H2SO4 का, ठीक है। जो जिंक रोड होती है उसको हम लोग किस में डुबो के रखते हैं? डाइल H2SO4 में। लेकिन मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग इसका काम करते हैं, ये भी यूज होता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो दोनों करने, अदरवाइज CuSO4 करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सेल स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है? कौन सा सेल है जो स्थिर वोल्टेज प्रदान करेगा? तो ये करेगा डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या करेगा? स्थिर वोल्टेज देगा हम लोगों को। नेक्स्ट है कि लैक्लांची सेल का EMF कितना होता है? लैक्लांची सेल, ठीक है, हमारा तीसरा सेल है लैक्लांची सेल, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट के फॉर्म में हम लोग जो है वो यूज करते हैं, सॉरी पेस्ट के फॉर्म में नहीं, लैक्लांची सेल का कैसे यूज करते हैं? ये होता है प्रयोगशाला से बाहर भी यूज करने के लिए, ठीक है। प्रयोगशाला से बाहर भी हम लोग क्या कर लेते हैं? इसका यूज कर लेते हैं। हेलो सर। हाँ जी। वो ना अभी भाई टाइम लेके दे रहे हैं, कॉलेज में ही है वहाँ पे तो ना। हाँ तो बता देंगे सर। ठीक है ब्रो। हाँ बस क्लास है, उसके बाद फ्री हूँ मैं, 15 मिनट की क्लास रही है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? NH4Cl का यूज करते हैं लैक्लांची सेल के अंदर, ठीक है। अब लैक्लांची सेल का अगर EMF पूछ ले कितना होता है, तो ये होता है 1.46 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पूछ ले तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं लैक्लांची सेल में, ठीक है। लैक्लांची सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.46 वोल्ट होता है। लैक्लांची सेल का एनोड किस धातु का बना होता है? अब लैक्लांची सेल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है कि भैया जिसके अंदर हम कार्बन की छड़ यूज करते हैं, तो यानी ये किसका बना होता है? कार्बन का। और कार्बन किसका होता है? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का काम कौन करता है? कार्बन, ठीक है। ये काम करता है एनोड का, और ये वाला जो जिंक है ये काम करता है कैथोड का, ठीक है। ये वाला किसका काम करता है? कैथोड का। एनोड और कैथोड समझ आ गया कि एनोड का काम कौन करता है? कार्बन करता है, और कैथोड का काम कौन करता है? जिंक करता है, ठीक है। संरचना की अगर बात करें तो संरचना कुछ इस प्रकार से बनी होती है इसकी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्या है? जिंक रोड है, ये कोई सैरेंद्र पात्र है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या रख देते हैं? कार्बन की छड़। ये वाली जो है ये कार्बन की छड़ है, ठीक है। ये जो बीच में ये जो भरा हुआ है ये MnO2 है,
MnO2 किसका काम करता है जी? विध्रुवक का, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर है। और यहाँ पर क्या भरा होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है मेरा NH4Cl, ठीक है। और ये क्या है? जिंक। जिंक नेगेटिव का काम करती है, कार्बन पॉजिटिव का काम करती है, ठीक है। ये काम करती है कैथोड का, और दिस वन आल्सो यूज्ड फॉर एनोड, ठीक है। ये किसका काम करती है? एनोड का, ठीक है। तो लेक्लांची सेल में एनोड का काम कौन करता है? कार्बन करती है, और कैथोड का काम कौन करती है? जिंक करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेक्लांची सेल में कैथोड किस धातु का बना होता है? अभी पढ़ा है हम लोगों ने कि भैया ये किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। नेक्स्ट है कि लेक्लांची सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं NH4Cl। NH4Cl की फुल फॉर्म है अमोनियम क्लोराइड। ये किसका काम करता है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है कि कौन सा सेल रुक रुक कर विद्युत धारा देता है? रुक रुक कर अगर विद्युत धारा की बात करें तो ध्यान रखना, लेक्लांची सेल एक ऐसा सेल है जो रुक रुक कर विद्युत धारा देता है। यूज कहां पर करते हैं? इलेक्ट्रिकल बेल में, ठीक है, यानी विद्युत घंटी, ठीक है, विद्युत घंटी, टेलीफोन, विद्युत घंटी, टेलीफोन, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? लेक्लांची सेल का यूज करते हैं। यानी कि जहां पर रुक रुक कर विद्युत धारा की जरूरत हो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? इसी का यूज करते हैं। क्लियर है? सेल और बैटरी का एक चैप्टर, आधे क्वेश्चन हुए हैं। आधे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। और मेरे ख्याल से जितना भी अब हम लोगों ने पढ़ा है तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और तुम्हारा एक बार रिवीजन भी हो गया होगा ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे, जो आपकी थ्योरी के बुक में नहीं दे रखा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको इतना पढ़ लेंगे कि तुम्हारे कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ लें कि ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों से पूछे जाते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास अभी चल रही है और बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास जो है वो करवाई जा रही है, मज़े के साथ पढ़ाया जा रहा है। और थोड़ा सीरियस होना भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये आपका करियर बनाएगी, ठीक है, इससे आपका भविष्य निर्धारित होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और सरकारी नौकरी लगने के बाद ना 3 पुश्तें जो होती है वो अच्छा खा सकती है, ठीक है। आज एक चीज़ देखना कि जिन लोगों का जो लोग खेती करते हैं और जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, इनके घरों में दिन रात का अंतर है। हम देखो अंबानी, इनकी बात तो नहीं कर रहे, उनका तो अलग बिजनेस है, बिजनेस की बात अलग होती है। बट जो प्राइवेट जॉब करते हैं और जो सरकारी जॉब करते हैं उनके घरों का डिफरेंस आप लोग देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।